प्रिय विद्यार्थियों, कल की क्लास के अंदर हमने शब्द शक्ति का टॉपिक किया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए एक बार कल के जो पढ़ाया गया उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने कल शब्द शक्ति के बारे में पढ़ा और शब्द शक्ति की परिभाषा, अर्थ के आधार पर उसके भेद, उनके बारे में हमने चर्चा की। शब्द शक्ति जो है किसी भी शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करवाने की जो शक्ति होती है उसे शब्द शक्ति कहा जाता है। और अर्थ को प्रकट करवाने की शक्ति होती है, इसलिए शब्द शक्ति अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद माने जाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद माने गए और फिर उसके बाद हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर 3 भेदों के बाद उन शब्दों से जो अर्थ प्रकट होता है उनके बारे में कि वो भी 3 होते हैं। और फिर उसके बाद में उसमें जो शब्द शक्ति है वो भी हमारे सामने निकल कर के आई कि 3 शब्द शक्ति के भेद होते हैं। तो शब्द शक्ति के बारे में हमने कल पढ़ा कि 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली थी अभिधा, दूसरी लक्षणा और तीसरी व्यंजना। ये 3 शब्द शक्ति जो है वो हमने कल पढ़ी और उसमें भी अभिधा शब्द शक्ति के बारे में हमने पढ़ लिया था कि अभिधा शब्द शक्ति जो है, अभिधा में मुख्य अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ और शब्दकोशीय अर्थ जहाँ हो कि किसी कविता के अंदर या किसी काव्य में या किसी वाक्य के अंदर जब हम उसको पढ़ते हैं और उसका अर्थ सीधा सीधा अगर हमें ग्रहण होता है तो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति आती है। फिर हमने पढ़ा कल की क्लास में कि जहाँ यमक अलंकार होगा वहाँ 100% अभिधा शब्द शक्ति होगी, यानी यमक अलंकार जहाँ होगा वहाँ 100% अभिधा शब्द शक्ति होगी। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ होगा वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होगी, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ वहाँ जो वाक्य दिया गया है वो एक सामान्य अर्थ जो है, एक साधारण अर्थ प्रकट करने वाला होना चाहिए, तब जाकर के उत्प्रेक्षा में जो है वो अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है। तो उसके उदाहरण भी देखे थे हमने कि जैसे मैं लिखूं कि यह मेरी गाय है, या मैं लिखूं कि मैं राजस्थान का निवासी हूँ। तो इस प्रकार से, या यह राम का गधा है। अब ये मैंने वाक्य लिखे तो इनमें जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, यह मेरी गाय है, तो ये गाय शब्द जो है वो अपना मूल अर्थ, सामान्य अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ, शब्दकोशीय अर्थ ही व्यक्त कर रहा है। मैंने कहा मैं राजस्थान का निवासी हूँ, तो यहाँ राजस्थान जो है वो एक निश्चित भूभाग, एक निश्चित क्षेत्रफल और एक राज्य का संकेत दे रहा है, अर्थात अपना मूल अर्थ, अपना सामान्य अर्थ ही प्रकट कर रहा है। यहाँ यह राम का गधा है, तो ये गधा जो है वो यहाँ अपना एक मूल अर्थ, शब्दकोशीय अर्थ, एक सामान्य अर्थ ही प्रकट कर रहा है। तो ये जो गाय, राजस्थान, गधा, ये शब्द जो हैं ये सारे अपने मूल अर्थ में ही प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए यहाँ जो है वो अभिधा शब्द शक्ति मानी जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ तक हमने कल की क्लास के अंदर पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं दूसरी जो शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में। तो लक्षणा शब्द शक्ति जो है, जहाँ किसी भी काव्य में या किसी वाक्य में जब कोई भी शब्द अपने मूल अर्थ या अपने शब्दकोशीय अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ को न प्रकट करता हो, या हम कहें कि हम जब उस काव्य को पढ़ते हैं या उस वाक्य को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने पर वो शब्द जो है वो अपना मूल अर्थ नहीं दे रहा है, वो अपना शब्दकोशीय अर्थ नहीं दे रहा है,
तो वहाँ वो लक्षणों के आधार पर यदि अर्थ प्रकट करवा रहा है तो फिर वहाँ जो है लक्षणा शब्दशक्ति मानी जाएगी। जहाँ लक्षणों के आधार पर अर्थ को ग्रहण किया जाएगा वहाँ लक्षणा शब्दशक्ति मानी जाएगी। जैसे और इस इन्हीं वाक्यों के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि जैसे यह मेरी गाय है। अब यहाँ गाय शब्द जो है वो सामान्य अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ और शब्दकोशीय अर्थ ही दे रहा है। लेकिन मैं इसी वाक्य को यदि ऐसे लिखूं कि सीता तो गाय है, सीता तो गाय है। अब यहाँ तो ये सामान्य अर्थ दे रहा है, लेकिन यहाँ ये गाय शब्द जो है वो सामान्य अर्थ न देते हुए लक्षणों के आधार पर अर्थ दे रहा है कि सीता तो गाय है, अर्थात सीता गाय नहीं है। सीता गाय न होकर के उसके लक्षण गाय जैसे हैं, अर्थात गाय के लक्षण जो हैं वो क्या है कि गाय का स्वभाव जो है वो सरल होता है। गाय का स्वभाव सरल होने के कारण यहाँ सीता के व्यवहार की तुलना गाय के स्वभाव के साथ की गई है, गाय के लक्षणों को आधार माना गया है। इसलिए यहाँ कौन सी शब्दशक्ति मान ली जाएगी? लक्षणा शब्दशक्ति मान ली जाएगी। इसी प्रकार से मैं कहूँ कि मैं राजस्थान का निवासी हूँ, तो यहाँ राजस्थान शब्द जो है वो अपना मूल अर्थ, अपना शब्दकोशीय अर्थ और अपना लोक प्रचलित अर्थ दे रहा है। जबकि मैं इसी वाक्य को यदि ऐसे लिखता हूँ कि राजस्थान तो वीर है, मैंने ऐसे लिख दिया कि राजस्थान तो वीर है, तो यहाँ राजस्थान शब्द जो है वो अपना शब्दकोशीय अर्थ, अपना मूल अर्थ या हम कहें कि लोक प्रचलित अर्थ नहीं दे रहा है, बल्कि यहाँ जो है राजस्थान जो है वो वीर है, तो राजस्थान जो है वो अपना मूल अर्थ नहीं दे रहा है, बल्कि राजस्थान से यहाँ राजस्थान के निवासी अर्थ लिया जाएगा। यानी राजस्थान के निवासी जो हैं वो क्या हैं? वीर हैं। यानी राजस्थान के लोग वीर हैं, नहीं कि राजस्थान वीर है, क्योंकि राजस्थान तो एक भूभाग है, राजस्थान तो एक क्षेत्र है, इसलिए राजस्थान वीर नहीं है, राजस्थान के लोग क्या हैं? वीर हैं। इसी प्रकार से अगर इस वाक्य को देखा जाए कि यह राम का गधा है, यह राम का गधा है, तो यहाँ गधा शब्द जो है वो अपना सामान्य अर्थ दे रहा है, अपना लोक प्रचलित अर्थ दे रहा है, या हम कहें कि शब्दकोशीय अर्थ दे रहा है। तो इसी वाक्य को यदि मैं ऐसे लिखूं कि मोहन तो गधा है, अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि मोहन तो गधा है, तो यहाँ गधा शब्द जो है वो अपना शब्दकोशीय अर्थ या अपना मूल अर्थ नहीं दे रहा है, बल्कि यहाँ ये शब्द जो है वो लक्षणों के आधार पर अर्थ दे रहा है। तो यहाँ मोहन तो गधा है, मोहन कोई जानवर नहीं है, मोहन गधा है, यानी गधे जैसे उसके क्या हैं? लक्षण है। कई बार क्लास के अंदर अध्यापक जो है वो बच्चों को आमतौर पर ऐसे शब्द कह देते हैं कि अबे ए गधे बैठ नीचे, या हम कह देते हैं कि भी वहाँ वो बच्चा जो है वो गधा नहीं है, क्या वो पशु थोड़ी है, वो जानवर थोड़ी है, नहीं, वहाँ उसके लक्षण क्या हैं? गधे जैसे हैं। उदंडतापूर्वक व्यवहार करता है वो और बेवकूफ़ का सा व्यवहार करता है, इसलिए उसको गधा कह दिया जाता है। तो यहाँ मोहन तो गधा है, तो ये मोहन गधा न होकर के इसके लक्षण क्या हैं? गधे जैसे हैं। तो जहाँ बात आती है हमारे सामने कि लक्षणों के आधार पर अर्थ जहाँ ग्रहण किया जाता है तो वहाँ हम लक्षणा शब्दशक्ति मानते हैं। तो बात करते हैं हम लक्षणा की कि जहाँ लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए वहाँ लक्षणा शब्दशक्ति आती है। तो लक्षणा शब्दशक्ति के दो उपभेद माने जाते हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। देखिए कि जब कोई शब्द प्रत्येक समय एवं स्थान पर अपना एक ही लाक्षणिक अर्थ प्रकट करता हो, यानी जब कोई शब्द है वो प्रत्येक समय और स्थान के अनुसार एक ही लाक्षणिक अर्थ को प्रकट कर रहा हो तो वहाँ रूढ़ा लक्षणा आती है। और जब कोई शब्द समय और स्थान के अनुसार अलग अलग लाक्षणिक अर्थ प्रकट करता हो तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा आती है। यानी जब कोई शब्द एक ही लाक्षणिक अर्थ प्रकट करता हो तो वहाँ रूढ़ा लक्षणा, और जब समय और स्थान के अनुसार अलग अलग लाक्षणिक अर्थ प्रकट करता हो तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा आती है।
जैसे यहाँ जो शब्द प्रयोग हुए हैं कि सीता तो गाय है, तो ये गाय जो है वो एक ही लाक्षणिक अर्थ प्रकट करवा रहा है, सरल स्वभाव। राजस्थान तो वीर है, तो वीर है यानी वीरता का भाव, और राजस्थान के लोगों, राजस्थान शब्द जो है वो राजस्थान के लोगों का एक ही अर्थ है, और गधा जो है वो यहाँ मोहन के साथ एक ही लाक्षणिक अर्थ प्रकट करवा रहा है। तो इन तीनों वाक्यों के अंदर रूढ़ा लक्षणा मानी जाएगी। उसके बाद में अगर अपन बात करें प्रयोजनवती लक्षणा की, तो ये समय और स्थान के अनुसार अलग अलग लाक्षणिक अर्थ प्रदान करती है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा आती है। जैसे मैं कहूँ कि श्वेत दौड़ रहा है, श्वेत दौड़ रहा है। अब श्वेत दौड़ रहा है, तो ये श्वेत शब्द जो है वो समय और स्थान के अनुसार अलग अलग अर्थ या अलग अलग लाक्षणिक अर्थ प्रकट करवाएगा। जैसे अगर घुड़दौड़ प्रतियोगिता हो रही है, घोड़े अगर दौड़ रहे हैं, उनकी अगर प्रतियोगिता हो रही है, तो यहाँ श्वेत अर्थ जो है वो घोड़े का लाक्षणिक अर्थ प्रकट करवाएगा कि घोड़े दौड़ रहे हैं। अगर कुत्तों की दौड़ की प्रतियोगिता हो रही है, तो ये श्वेत जो है वो सफ़ेद कुत्ते का लाक्षणिक अर्थ प्रकट करवाएगा। मतलब जहाँ अलग अलग लाक्षणिक अर्थ प्रकट करते हों तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा, और जहाँ एक ही समय और स्थान के अनुसार एक ही लाक्षणिक अर्थ दिया जा रहा हो तो वहाँ रूढ़ा लक्षणा आती है। ये थे इनके उपभेदों की बात। मैं पुनः बता देना चाहता हूँ विद्यार्थियों को कि परीक्षा के अंदर, बोर्ड परीक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंदर उपभेदों को नहीं पूछेगा, सीधा मुख्य जो भेद है शब्द शक्ति के अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन्हीं से पूछेगा, उपभेदों के अंदर नहीं जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके विशेष तथ्यों की, कि विशेष तथ्यों के अनुसार अगर हम देखें तो जहाँ रूपक अलंकार होगा वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति आएगी, यानी रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार होता कहाँ है? तो रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ उपमेय और उपमान के बीच में समान गुण धर्म के कारण तुलना की जाए और एक पे अभेद आरोप लगा दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार आता है। तो रूपक अलंकार जहाँ होगा वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी। फिर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ होगा वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति आएगी, और जहाँ अन्योक्ति अलंकार होगा वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति आएगी। अब अन्योक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो ये अन्योक्ति अलंकार जो है हमारे अनिवार्य हिंदी के सिलेबस में नहीं है, ये साहित्य के अंदर है। हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनको इनके बारे में पता होगा कि अन्योक्ति अलंकार कहाँ आता है। अन्योक्ति अलंकार वहाँ आएगा जहाँ जिससे तुलना की जाती है वो प्रस्तुत होता है, और जिसकी तुलना की जाती है वो प्रस्तुत होता है, और जिससे तुलना की जाती है वो अप्रस्तुत होता है। यानी यहाँ उपमेय और उपमान की अगर हम बात करें, उपमेय और उपमान, अब मैं एक बार बता देता हूँ कि उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। तो यहाँ उपमान तो अप्रस्तुत होगा और उपमेय जो होगा वो प्रस्तुत होगा। तो अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की तुलना की जाती है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार आता है। जैसे एक पंक्ति बताता हूँ मैं एक दोहे की, कि नहीं प्राग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। यहाँ राजा जयसिंह को जो है बताया जाता है, एक भंवरे के माध्यम से समझाया जाता है। तो राजा जयसिंह तो प्रस्तुत हैं और भंवरा जो है वो अप्रस्तुत है, यानी अप्रस्तुत उपमान के माध्यम से प्रस्तुत उपमेय की तुलना की जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार आता है। उसके बाद में अगर हम बात करें मुहावरे, तो मुहावरे जहाँ होंगे वहाँ भी लक्षणा शब्द शक्ति आएगी। तो ये मुख्य बात इसकी विशेष रूप से तुरंत पहचान करने के तौर पर, कि जहाँ रूपक अलंकार होगा वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी, जहाँ रूप का अतिशयोक्ति होगा वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी, जहाँ अन्योक्ति अलंकार होगा वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी, और जहाँ मुहावरे होंगे वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तो ये लक्षणा की बात हम कर रहे थे। उसके बाद में हम बात करते हैं अंतिम जो है वो व्यंजना शब्द शक्ति की। व्यंजना शब्द शक्ति जो है ये शब्द शक्ति, जहाँ इसकी परिभाषा के तौर पर अगर हम देखें, जहाँ किसी भी काव्य में या किसी वाक्य में कोई शब्द प्रयुक्त होता है और वो शब्द जो है वो अलग अलग अर्थ प्रकट करवा रहा हो,
यानी मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही हो और लक्षणों के आधार पर भी अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ किसी अन्य प्रकार से कोई अन्य अर्थ ही ग्रहण किया जाए, वहाँ जो है वो व्यंजना शब्दशक्ति आती है, वहाँ व्यंजना शब्दशक्ति आएगी। व्यंजना शब्दशक्ति जो है उसके दो उपभेद माने जाते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, ये दो उपभेद जो है वो व्यंजना शब्दशक्ति के माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं एक वाक्य लिखूंगा और उसमें जो है वो जो भी काव्य को या उस वाक्य को पढ़ने वाले हैं तो वो अपने अनुसार जो है वो उसका अर्थ निकालेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ कि मैं सालों से परेशान हूँ, मैं सालों से परेशान हूँ। अब यहाँ सालों शब्द आया, अब इसको पढ़ने वाले जो है वो अपने अनुसार अर्थ लेंगे। एक अर्थ इससे ये निकलेगा कि मैं वर्षों से परेशान हूँ, और एक जो है वो साले जो है वो पत्नी के भाई होते हैं, तो यहाँ दो अर्थ लिया जाएगा। एक और वाक्य लिखता हूँ मैं कि कौवा उड़ता आकाश में, कौवा उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ। अब मैंने ये वाक्य लिखा कि कौवा उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ। अब यहाँ जो है इस वाक्य को अगर सामान्य अर्थ देखा जाए तो कौवा पक्षी जो है वो आकाश में उड़ता है और लेकिन रहता कहाँ है, तो मगर शब्द जो है इसका एक अर्थ तो निकलेगा लेकिन रहता कहाँ है। और फिर दूसरा अगर इसका देखें तो मगर यानी मगरमच्छ, यानी कौवा तो आकाश में उड़ता है लेकिन मगरमच्छ कहाँ रहता है, तो यहाँ इस मगर शब्द के जो है वो दो अर्थ लिए। ऐसे ही कुम्हार ने अपनी बेटी से कहा कि बादल छा गए हैं, या माता ने अपने पुत्र से कहा कि 5 बज चुके हैं। तो ये सब उदाहरण जो हैं वो अलग अलग लोगों में अलग अलग अर्थ जो है वो व्यक्त करेंगे, तो वहाँ व्यंजना शब्दशक्ति आएगी। यानी जहाँ कोई किसी काव्य में या किसी वाक्य में प्रस्तुत शब्द जो है वो एक से अधिक अर्थ दे रहा हो तो वहाँ व्यंजना शब्दशक्ति आती है। और शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना इसके दो उपभेद माने गए हैं। यानी जहाँ जो प्रस्तुत शब्द है वो ही अगर अनेक अर्थ दे रहा है तो वहाँ शाब्दी व्यंजना आती है, और जहाँ उस शब्द को तोड़ करके या उसके अलग अलग अर्थ निकाल करके जो है अर्थ प्रकट किए जाएं तो वहाँ जो है आर्थी व्यंजना आती है। और फिर विशेष बात के तौर पर अगर हम देखें तो जहाँ श्लेष अलंकार प्रयुक्त होगा वहाँ जो है वो व्यंजना शब्दशक्ति आती है। अब श्लेष अलंकार के बारे में हमने अलंकारों के अंदर पढ़ लिया था कि शब्द एक अर्थ अनेक, यानी एक शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है वो एक शब्द एक से अधिक अर्थ देता है तो वहाँ श्लेष अलंकार आता है। जैसे रहीमदास जी का एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पानी जो है शब्द वो श्लिष्ट पद है और इसके एक से अधिक अर्थ जो है वो मोती मानुष और चून के साथ निकल रहे हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार होगा। तो जहाँ श्लेष अलंकार होगा वहाँ व्यंजना शब्दशक्ति आती है। तो इस प्रकार से शब्द शक्ति जो है वो आपके 12वीं परीक्षा बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर का प्रश्न इसमें से आता है। तो हमें मुख्य रूप से इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अभिधा जो है वो सामान्य अर्थ, साधारण अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ और शब्दकोशीय अर्थ जहाँ प्रकट हो रहा हो वहाँ अभिधा, जहाँ लक्षणों के आधार पर अर्थ प्रकट हो रहा हो वहाँ लक्षणा, और जहाँ किसी एक से अधिक अर्थ प्रकट हो रहे हो वहाँ व्यंजना शब्दशक्ति आती है। तो ये 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए शब्दशक्ति का टॉपिक था। तो आप सभी को यदि हमारे ये ऑनलाइन क्लासेस में अगर कुछ पढ़ने के लिए अच्छा मिल रहा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।